Hello, am I audible? Okay, let's start the class. Good evening, everyone. सॉरी, कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो इस वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सी मैनेजमेंट क्या है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है साइंस, सेकंड है एन आर्ट, एंड सी बोथ साइंस एंड आर्ट, डी नाइदर ए नॉर बी. वीडियो ब्लर है, क्लियर नहीं है वीडियो. वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू. हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? सी बोथ साइंस एंड आर्ट. ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? मैनेजमेंट इज अ डैश फंक्शन एज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. फोकस करिएगा इस पॉइंट पे. क्या? चेंजिंग एनवायरनमेंट. ये किसके बारे में बता रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस, सेकंड है डायनेमिक, थर्ड है परवेसिव एंड डी है ऑल ऑफ दीज. आंसर बताइए क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी, दैट इज डायनेमिक. डायनेमिक क्या बताता है हमें? कि मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या होते हैं? चेंजेबल नेचर के होते हैं. ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होते हैं. सेकेंड का आंसर क्या होगा? डायनेमिक. देन थर्ड क्या है? मिस्टर रोहित, हु वॉज एन एम्प्लॉय इन जेड कॉस्मेटिक्स लिमिटेड, was able to produce the goods in time but at higher cost. Mr. रोहित was, क्या बोल रहा है? मिस्टर रोहित एक एम्प्लॉई हैं जेड कॉस्मेटिक लिमिटेड के. वो क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, टाइम पर तो कर देते हैं बट एट हायर कॉस्ट, लेकिन हायर कॉस्ट पर प्रोड्यूस करते हैं. तो वो क्या हैं? इफ़ेक्टिव हैं या सिर्फ एफिशिएंट हैं, या इफ़ेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, या डी नाइदर इफ़ेक्टिव नॉर एफिशिएंट. क्या होगा इसका आंसर? थर्ड. थर्ड का आंसर क्या होगा? सी. कैसे? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हायर कॉस्ट. हायर कॉस्ट है, ठीक है. काम टाइम पर कर दिया, तो काम टाइम पर कर दिया तो वो इफ़ेक्टिव तो हो गया, बट
हायर कॉस्ट पे किया है, कम कॉस्ट पे नहीं किया। अगर मिनिमम कॉस्ट पे करता है तो हम उसे बोलते हैं इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ हैं, बट यहाँ पर इफ़ेक्टिव तो है, काम टाइम पर तो कर दे रहा है, बट हायर कॉस्ट पे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, इफ़ेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट देखिए, 4। नेक्स्ट 4 क्या है? इट इज़ ऑलवेज नोटिस्ड दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ to adopt changes by convincing them. Which point of importance of management discuss here? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। थर्ड, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एंड फोर्थ, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? विच वन इज करेक्ट? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमें ये बताता है कि वो एम्प्लॉय को क्या करता है? मोटिवेट करता है। किस लिए मोटिवेट करता है? चेंजेस के लिए। अगेन चेंजेस, चेंज आया तो वो क्या बता रहा है हमें? डायनेमिक बता रहा है, डायनेमिक फंक्शन बता रहा है। अनुज, ए नहीं होगा, डायनेमिक फंक्शन होगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डी होगा इसका आंसर। क्या? मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन सॉरी मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को चेंजेबल नेचर का बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेबल नेचर का बनाता है। चेंजेस आए तो उसको पढ़िए, जहाँ चेंज दिखे वहाँ डायनेमिक आंसर लगाइए। फिफ्थ देखिए, प्रिया इज यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रिया क्या कर रही है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन का मेथड यूज़ कर रही है। ठीक, शी इज़ ट्राइंग टू अचीव डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रही है? फिफ्थ का बताइए आंसर। सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, तो वो किससे रिलेटेड होता है? हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। ठीक, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, 6 क्या है? द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट इज इंटरप्रेटेड बाय डैश लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेम करता है। ठीक है, अब उस पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट कौन करता है? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंटरप्रेट करता है मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ को? बताइए। टॉप, लोअर, मिडिल, ऑपरेशनल?
अनुज 6 का ये कैसे होगा? फिर से क्वेश्चन देखिए, पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट तो पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, इंटरप्रेट करने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और उसे अप्लाई कौन करेगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इंटरप्रेटेड मतलब कि बताना कि क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये बताने का काम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। इंटरप्रेट करना यानी उन्हें बताना, उन्हें समझाना कि पॉलिसी में करना क्या है। पॉलिसी तो बना दिया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन अब उसे करना कैसे है वो हमको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताएगा। उसको समझाना, एक तरह से हम बोल सकते हैं पॉलिसीज़ को समझाना मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम होता है, और उसे अप्लाई कराना वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, अब आते हैं हम 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या है? देखिए, डैश मैनेजमेंट पासेस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है इंस्ट्रक्शंस देना वर्कर्स को? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, या नन ऑफ द अबव? 7 का बताइए। वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन किस लेवल पे दिया जाता है? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का सी, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है वर्कर्स को कि काम को कैसे करना है। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या होगा? सुपरवाइजरी, सी। 8 पर आते हैं हम। 8 क्या है? It is a common view that efficient management always satisfy its employees. It is a common view that efficient management always satisfy its employees. Which point of features of management discussed here? Group activity, dynamic function, intangible force, या continuous process? चलिए बताइए। देखिए, जब किसी क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए। क्या यहाँ पर किसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात हो रही है? क्या कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है? किसी साइकिल की बात हो रही है? नहीं, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो होगा नहीं। सी क्या है? इंटेंजिबल फोर्स। क्या यहाँ कहीं इंटेंजिबिलिटी की बात हुई है? क्या यहाँ कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि हम मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट है हम उसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ऐसा कुछ बोल रहा है? नहीं, तो यहाँ पर इंटेंजिबल फोर्स भी नहीं होगा आंसर। इंटेंजिबल मीन्स क्या? वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, वो फोर्सेस जो हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा है, ऐसा कोई फीचर नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। डायनेमिक फंक्शन, क्या यहाँ कहीं चेंजेस की बात की जा रही है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम खुद को चेंज कर लेंगे? चेंजेबल नेचर दिखाया जा रहा है एम्प्लॉयज़ का, ऐसा कुछ है? नहीं, तो बी भी नहीं होगा। लीजिए, एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? ए। तो आंसर क्या होगा? ग्रुप एक्टिविटी, ए। कैसे? इट इज़ अ कॉमन व्यू दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज सेटिस्फाई इट्स एम्प्लॉय। एफिशिएंट मीन्स क्या?
मिनिमम रिसोर्सेज में मिनिमम कॉस्ट में गोल को अचीव करना। ठीक है, जब अनुज एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन इंटेंजिबल होगा, लेकिन यहाँ पर इंटेंजिबल फोर्स की बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन को समझिए। इट इज़ अ कॉमन व्यू दैट एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट कब होगा? जब वो मिनिमम कॉस्ट यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा, मिनिमम कॉस्ट मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। और ये कब अचीव कर पाएगा? जब ग्रुप एक्टिविटी होगी, जब ग्रुप में एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करेंगे। और वो ग्रुप में मिलकर काम कब करेंगे? जब वो सेटिस्फाई रहेंगे। फिर से सोचिए, यहाँ किसी डायनेमिक फंक्शन की बात नहीं हो रही, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इनटेंजिबल फोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ ग्रुप एक्टिविटी की बात हो रही है। जब ग्रुप में मिलकर काम करेंगे तभी तो एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाएगा और उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9, मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज। एज पर चेंज इन द एनवायरमेंट। इजी वन, चलिए बता दीजिए इसका आंसर। ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसका आंसर क्या होगा? डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि किसकी बात कर रही है? चेंजेस की बात कर रहा है। एज पर द चेंज इन द एनवायरमेंट, ये तो सिंपल था। अब देखिए 10th क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ डैश लाइन एमंग द डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट्स। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा लाइन सर्व करता है? स्ट्रॉन्ग, वीक, डिवाइडिंग या स्ट्रेट? एमंग द डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट, जो डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट के बीच में लाइन होता है वो क्या सर्व करता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताता है? टेन का आंसर क्या होगा? बी। द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ डिवाइडिंग लाइन एमंग डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट। वो हमें क्या बताता है? जो मैनेजमेंट के अलग अलग पोस्ट हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, 11 देखिए। डाइवर्स मैनेजमेंट वर्क towards fulfilling the common organizational goals. Focus on this word, common organizational goals. Which point of features of management is discussed here?
ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। किसकी बात की जा रही है? ग्रुप एक्टिविटी की बात की जा रही है। जब हम ग्रुप में मिलकर काम करेंगे तभी तो कॉमन गोल अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वेरी गुड, सभी के सही आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। 12 क्या है? अ डैश चेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये कौन से चेन की बात कर रहा है? जो टॉप से लोअर लेवल मैनेजमेंट को फ्रेम करता है। वर्टिकल, स्केलर, थिक या स्मॉल? जो भी आंसर सी दे रहे हैं, स्केलर चेन, जरा हमें बताइए ये क्या होता है? थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए। हाँ देखिए, स्केलर चेन थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। स्केलर चेन हमें हायरार्की बताता है टॉप से लोअर लेवल की तरफ। सपोज करिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है। अब देखिए, जो स्केलर चेन है हमें ये बताता है कि अगर सी को कोई इन्फॉर्मेशन देना है ई को, तो ये एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा, सी से बी, बी से ए, देन ए से डी के तरफ, और फिर उसके बाद डी से ई की तरफ जाएंगे, तब जाकर सी का इन्फॉर्मेशन डी को मिलेगा। ठीक है, ये स्केलर चेन है। स्केलर चेन बोलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो वो एक हायरार्की में फ्लो होती है, टॉप टू लो। अगर ए को देना है कोई इन्फॉर्मेशन सी को, तो वो पहले बी को डिस्टर्ब करेगा, देन वो सी के पास पहुंचेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। स्केलर चेन समझ आ गया? अब स्केलर चेन का एक एक्सेप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। नोट्स में लिखते चलिएगा, क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। ये क्या बोलता है? ये हमें ये बताता है कि जो स्केलर चेन है, ठीक है, स्केलर चेन क्या बोल रहा है कि सब कुछ एक हायरार्की में चलेगा। टॉप टू लेवल, टॉप टू लोअर लेवल जो है, उसमें अगर टॉप से बॉटम की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो करना है तो वो जितने भी बीच में सबऑर्डिनेट्स रहेंगे सबके थ्रू आएगा। ठीक है, जैसे ए को कुछ सी को देना है तो वो पहले बी को देगा, फिर देन बी से सी को आएगा। अगर ए को कुछ ई को देना है तो वो डायरेक्ट नहीं दे सकता, डी को देगा फिर ई को देगा। लेकिन जो गैंग प्लैंक है, स्केलर चेन का एक्सेप्शन है, वो क्या बोलता है? सी को कोई इन्फॉर्मेशन डी को देना है तो वो डायरेक्ट दे सकता है।
सी को कोई इन्फॉर्मेशन ई को देना है तो वो डायरेक्ट दे सकता है, अगर बी को कोई इन्फॉर्मेशन डी को देना है तो वो डायरेक्ट दे सकता है। उसमें बीच में जो आपका सबऑर्डिनेट या सुपरवाइज़र पढ़ेंगे उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? गैंग प्लैंक। तो स्केलर चेन का एक्सेप्शन है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक बोलता है कि कोई भी हायरार्की की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी हायरार्की को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्केलर चेन का एक्सेप्शन होता है गैंग प्लैंक। स्केलर चेन एक फॉर्मल लाइन होता है ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट, या हम बोल सकते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट। अथॉरिटी कैसे फ्लो करेगी वो हमें बताता है स्केलर चेन। आगे चलें, बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 13। द टर्म्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट है, सिनोनिम है, कॉम्प्लीमेंट्री है, या ऑल ऑफ दीज? बताइए 13। देखिए इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो थोड़ा सा तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑपोजिट तो नहीं लग रहा है, लगभग सेम टू सेम लग रहा है, तो ऑपोजिट तो होगा नहीं। ठीक, अब बात आई सिनोनिम्स की, तो ये सिनोनिम नहीं है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन सिनोनिम नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब समझिए कैसे। ऑप्शन नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ आया? यहाँ ये बोल रहा है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये दो वर्ड हैं आपके सामने, क्या ये दोनों वर्ड एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है, या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, ऑपोजिट भी नहीं होगा। अब आते हैं सिनोनिम पे, ये सिनोनिम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग हैं। कोऑपरेशन क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑपरेशन में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की ज़रूरत के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो कोऑपरेशन होता है। जैसे हम क्लासरूम में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, क्लासरूम में हम क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, किस लिए? फॉर अचीविंग दी कॉमन गोल्स, जो हमारा कॉमन गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, कोऑपरेशन में कोई गोल नहीं होता, जबकि कोऑर्डिनेशन में हमारे पास एक कॉमन गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है। टीम होता है, जैसे आपका क्रिकेट टीम है, वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि उनको गोल अचीव करना होता है, क्या? उन्हें जीतना होता है मैच।
वहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब बात करते हैं, सिनोनिम तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को कंप्लीट करता हो। कोऑर्डिनेशन वाइडर वर्ड है, कोऑर्डिनेशन क्या है, वाइडर वर्ड है, जबकि कोऑपरेशन क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन का। कैसे, देखिए क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम का एक कॉमन गोल है जो उन्हें अचीव करना है, तो कोऑर्डिनेशन तो वो करके चलेंगे ही, लेकिन वो कोऑपरेट भी करेंगे, क्या, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। अगर किसी को कैप्टन क्या बोला नहीं समझ आया तो वो बताएगा उसको कि ये इन्होंने ऐसे बोला। अगर वो गलत कुछ करेगा तो दूसरा प्लेयर बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ज़्यादा सही होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पर्सन। तो कोऑपरेशन इंक्लूड रहता है कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन वाइडर टर्म है, कोऑपरेशन स्मॉल है। ठीक है, या आप एक ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है, नीड ऑफ द सिचुएशन पे ध्यान देते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन में हम कॉमन गोल पे ध्यान देते हैं। समझ आया? चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, 14 क्वेश्चन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विथ सेटिस्फाइंग द पर्सनल। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव आ गया, तो मैनेजमेंट में 3 तरह की ऑब्जेक्टिव होती है, आप लोग पढ़े होंगे। कौन कौन सी होती है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव होती है, और क्या होती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होती है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये 3 चीज़ आता है आपका किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये आपका किसमें आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। देन उसके बाद आपका है सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना होता है। आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्यों रहता है? ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सर्वाइव कर सके। सर्वाइव कैसे करेगा? जब उसकी कॉस्ट रेवेन्यू के इक्वल हो, एटलीस्ट वो इतना रेवेन्यू अर्न कर सके ताकि वो कॉस्ट को, अपने जो उसका कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उसको मीट कर सके। प्रॉफिट भी होना चाहिए उसको, ठीक है, प्रॉफिट भी होना चाहिए उसे, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं लोग, उसका इंसेंटिव मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। देन उसके बाद ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ भी होना चाहिए, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है, क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद आपका सेकेंड है क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव किसकी बात करता है? सोशल, अब ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? सोसाइटी को देना। सोसाइटी से ले रहा है तो सोसाइटी को देना भी तो है उसको, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी के लिए वो क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, पोल्यूशन ना करे, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, जो भी हमारे सोसाइटी में सोसाइटी में जो भी पीपल हैं, ठीक है, जो एलिजिबल हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बेसिक, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं उनको बेसिक फैसिलिटी देना, क्या हम बोले? बेसिक फैसिलिटी, हेल्थ की सर्विस देना, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, उनके बच्चों के लिए
क्रेसेस बनाना, ठीक है, स्कूल्स की फैसिलिटी, वही एजुकेशन, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स आएगी, जो कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करती है, वो नीड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगी। इसमें क्या आएगा कि एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी देना। अब कॉम्पिटिटिव सैलरी क्या है? एडिक्वेट सैलरी, ठीक है, और उसे पीयर रिकॉग्निशन मिले, मतलब कि अपने आसपास के जो उसके कलीग हैं उसमें उसको सम्मान मिले, ठीक। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होना चाहिए पर्सनल लेवल पे, और उसको बेटर वर्किंग कंडीशन भी देना, ये भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल आएगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो कि सारे ही एम्प्लॉय को मिलके फुलफिल करना है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए करना है, ठीक है, और एम्प्लॉय को बेसिक फैसिलिटीज़ देना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लेवल की नीड फुलफिल करना, ठीक। तो ये मेनली 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विथ satisfying the personal needs of the employees, ठीक। मैनेजमेंट मस्ट सीक टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ लाइक। अब इसमें कौन कौन सी नीड आती है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट बता रहे हैं फाइनेंशियल नीड्स बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। सेकेंड क्या है? सोशल नीड बाय पीयर रिकॉग्निशन। एंड सी है थर्ड वन, higher level needs by providing opportunities for personal growth and development, या D all of the above। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर 14 का। सिद्धि, जब सी और ए दोनों लग रहा है तो ऑल ऑफ दीज आंसर लगा दो। बताइए। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। अभी हम बताएं कॉम्पिटिटिव सैलरी, ठीक है, होना चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन भी होना चाहिए, और फिर थर्ड क्या बोल रहा है? हायर लेवल नीड्स, एम्प्लॉय की हायर लेवल नीड्स फुलफिल करना क्या सोशल ऑब्जेक्टिव है? क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एम्प्लॉय की हम हायर लेवल नीड फुलफिल कर रहे हैं तो हम सोसाइटी का भला नहीं कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय की पर्सनल नीड फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 15। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मैक्सिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मैक्सिमम कॉस्ट। ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू। ये तो सिंपल है, आप लोगों का फेवरेट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्या होगा इसका आंसर?
बी फॉल्स है। किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम कॉस्ट की बात कर रहा है। मैक्सिमम कॉस्ट, मैक्सिमम देखते ही इसको ऐसे काटिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 पे। देखिए 16 क्या बोल रहा है? गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट मेक द प्रोविजन ऑफ क्रिच, लॉन्ड्री, जिम एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज फॉर देयर एम्प्लॉयज। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज अचीव्ड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है? लॉन्ड्री की फैसिलिटी दे रहा है, जिम की फैसिलिटी दे रहा है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दे रहा है, एंड प्रोविजन ऑफ क्रिचेस। देखिए इसको कहीं क्रिचेस कहीं क्रिश बोलते हैं, तो थोड़ा सा समझ जाइए। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक तो अगर कोई दो ऑप्शन दिख गया तो ये तो ऐसे ही कट गया, दोनों ही कट गया एक बार में ही। हाँ, आंसर क्या होगा? बी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो है ना प्रोविजन ऑफ क्रिचेस, ये अगर होता सिर्फ तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव होता, ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। बल्कि ये लॉन्ड्री, जिम, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी ये सोशल ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। इस वजह से आंसर क्या होगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर सिर्फ आपको ये दे देगा तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव ही लगाइएगा, तब पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा आंसर। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोविज़न ऑफ क्रेचेस मीन्स कि कोई एम्प्लॉई है, अगर उसका कोई बेबी है तो उसको संभालने के लिए या उसके लिए कुछ ना कुछ होना है कि अगर एम्प्लॉई अपने बेबी को साथ लेकर आ रहा है तो कैसे उसको संभाला जाए, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, उससे रिलेटेड है। तो ये तो एक तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव है ना, हम अपने एम्प्लॉय की बेसिक फैसिलिटी का ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 17 पे। 17 क्या है? देखिए, नेस्ले मैन्युफैक्चर्स इट्स प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड। फोकस ऑन दिस पॉइंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो किसकी बात कर रहा है? कौन से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है? इंडिविजुअल, सोशल, इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशनल। इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल तो दोनों सेम है। किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एनवायरनमेंट पर फोकस हम करें कि जो प्रोडक्ट हो वो हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो हम किसके लिए सोच रहे हैं? हम किसके बारे में सोच रहे हैं? सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब क्लियर हो गया ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 18 देखिए, ह्यूमन रिसोर्स रेसिस्ट टू अडेप्ट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडेप्ट करना नहीं चाहते हैं, वो बचते हैं। कोई भी चेंजेस होता है तो वो उससे बचते हैं। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, कांट से पार्शली ट्रू? बताइए 18। सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। इसका आंसर ए होगा, ट्रू। कैसे ट्रू होगा? ये सही बोल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो वो उससे बचते हैं। रेसिस्ट मतलब कि खुद को रोकते हैं। ठीक है, चेंजेस को अडेप्ट करने से खुद को रोकते हैं, तो रोकने को रेसिस्ट बोलेंगे हम। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को ये डर रहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहा है, सपोज़ कोई नई मशीन आ रही है या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो उन्हें डर रहता है। क्या डर रहता है? कि हमारी जॉब चली जाएगी, हम इस चीज़ को सीख नहीं पाए तो हमारा सैलरी कम हो जाएगा, हमारा डिमोशन हो जाएगा। ठीक है, हमें निकाल दिया जाएगा, हमें ये नहीं आता, हम कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में वो फंस जाते हैं, इसीलिए वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं करते हैं। वो डरते हैं कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए।
इसलिए आंसर क्या होगा? ए, ट्रू होगा आंसर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स चेंजेस से बचते हैं, वो चेंजेस को अडेप्ट करना नहीं चाहते, वो सोचते हैं जैसा चल रहा है चलने दो। जैसे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो जैसा जहाँ पड़ा है पड़े रहने दो, वो किसी भी चेंजेस को अडेप्ट नहीं करते हैं। मैनेजमेंट उनको फोर्स करता है अडेप्ट करने पे, ठीक है। वो खुद से चेंज नहीं चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सोचते हैं जैसा चल रहा है चले, हम जैसे काम कर रहे हैं करें, हमारे ऊपर कोई लोड ना आए, हमारे काम में कोई चेंजेस ना हो। नहीं तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें फिर से अपने टेक्निक्स को चेंज करना होगा, ठीक है। इस वजह से वो रेसिस्ट करते हैं, इस वजह से वो चेंजेस से बचते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? ए। समझ आ गया अंकित? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है 19। मैनेजमेंट इज डैश एज इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या, अब आपका ये क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन आ जाना चाहिए दिमाग में कि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। किसके बारे में बोल रहा है? इंटेंजिबिलिटी, एग्जैक्टली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल फोर्स। बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, पढ़ना चाहिए क्वेश्चन पूरा। चलिए, मैनेजमेंट इज डैश एज इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट लाइक whether the objective are met and whether people are motivated or not and there is orderliness and coordination in the work environment। ये किसकी बात कर रहा है? intangible force की बात कर रहा है। ये तो सिंपल है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। 20 देखिए, देखिए अब आ गया वो क्वेश्चन जो हम आपको आगे बताए थे, जिसके बारे में provision of crutches for the children of employees refers to the social objective of the business. It's true, false, can't say, partially true. 20. Provision of crutches for the children of employees refers to the social objective of the business. It's true, false, can't say, partially true. 20. वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हम इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू। कोई सजेशन हो तो दीजिएगा। क्लास कैसा लगा बताइए। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस हम इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे। Okay, then you all can leave the class. Thank you. Good night. Take care. See you in the next class. All the best. Okay, then you all can... Ankit, you can download the PDF from Google. Okay, thank you. Thank you for today.